सुना था कि 1000 भ्रष्टाचारियों का पाला जब जब किसी ईमानदार ऑफिसर के साथ पड़ जाता है तो उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। लेकिन यह सुनी सुनाई बातें मैंने आईएएस ऑफिसर रणसिंघे में देखी, जिसने मुंबई में ड्रग सप्लाई करने वालों की नींदें हराम कर रखी थी, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। पैसा पूरा है, पूरे 250 ग्राम है, पर ये तू बेचेगा कहाँ? अक्खी मुंबई में तो ऑलरेडी सेट है। वहीं जहाँ कोई नहीं बेचता। मतलब बांद्रा फोर्ट। पप्पू को बंजर जमीन पर लहलहाती फसल उगाना अच्छा लगता है। जिस जगह की बात करते हुए तू इतनी डायलॉगबाजी कर रेला है ना पप्पू शाणे, वहाँ ड्रग्स बेचने वालों की मौत रहती है। आईएएस ऑफिसर का भूत रहता है उधर। जानता हूँ, वही आईएएस ऑफिसर ना जिसे 80 में मस्तान के मुर्गों ने बोरी में डालकर रस्सी में बांधकर वहीं बांद्रा फोर्ट के सामने समुद्र में फेंक के मार दिया था। अबे उस दिन से लेकर आज तक उस एरिया में जाकर जिसने भी ड्रग बेची है वो लाश बनकर ही वहां से लौटा है मेरी जान। बेकार की बातें हैं ये बड़े भाई। भूत प्रेत नहीं होते। काम वहीं से शुरू करेंगे अपन। उम्र में तुझसे बड़ा हूँ, मेरी बात समझ, मत जा उधर। छोड़ो ना बड़े भाई, तुम बस ब्रॉड स्क्रीन देखो, नोटों का आवन जावन देखो। आखे पुलिस डिपार्टमेंट को यही लगता है कि बांद्रा फोर्ट पर आईएएस ऑफिसर रणसिंघे का पहरा रहता है, इसलिए वो वहाँ राउंड नहीं लगाती। इसी बात का फायदा उठा के अपन वहीं से अपना काम ऑपरेट करेगा और लाखों करोड़ों कमाएगा। यही चपनी स्ट्रेटेजी है भाई। चलता हूँ। रुक, मुझे पता है तू आज के बाद यहाँ वापस कभी नहीं आएगा, इसलिए ये रख ले, मरने से पहले पूरी ऐश कर ले। थैंक यू भाई। बड़े भाई ने साफ शब्दों में पप्पू को समझाया था कि बांद्रा फोर्ट पर ड्रग्स बेचना मतलब रणसिंघे के भूत के हाथों मारे जाना। लेकिन खुद को बहादुर समझने वाले पप्पू की तो होनी उसे वहां बुला रही थी, वो रुकता भी कैसे। अरे पप्पू भाई, कोई भी नशेड़ी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हाँ भाई, सब बोल रहे हैं कि यहाँ आए तो रणसिंघे उन्हें मार देगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाई रणसिंघे सच में आ गया तो? हम इतनी देर से यहाँ हैं, कोई आया? सब बकवास है मेरे छगन मगन। कोई भूत वूत नहीं होता, सब बनाई हुई कहानियां हैं। खैर ये डर का माहौल बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लगाएंगे, लेकिन ओपनिंग डे पर बोनी तो करनी पड़ेगी। कुछ पैसे हैं जेब में या फोकट हो, है ना भाई? ये 355 और मेरे पास भाई 150 हैं। जितने हैं बोनी के लिए बहुत हैं। ये पकड़ो, अब इसे बेचो या खाओ, माल तुम्हारा। पूरे 5000 का खालिस माल है, मौज करो। चलो अब, कल नए तरीके से फील्डिंग करेंगे। ओ गॉड, रणसिंघे! रणसिंघे के इलाके में ड्रग्स बेचने के जुर्म में रणसिंघे तुम तीनों को सजाए मौत देता है। मौत से बचकर भागना हो तो यहाँ आकर ड्रग्स नहीं बेचनी चाहिए थी। अब तेरी बारी। आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर तुम गलत काम करते हो तो एक ईमानदार ऑफिसर से एक नहीं, दो नहीं, पूरे एक शहर की दूरी बनाकर रखो, क्योंकि वो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाता है। जय हिंद सर।
जी सर, पता चला है कि रघु होटल में खाना खाने गए लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है। जी सर, मैं अभी वहीं के लिए निकल रहा हूँ। ओके सर, जय हिंद सर। सर, आप लोग यहाँ? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? अरे सर, ऐसा नहीं है, ये आप ही का तो होटल है और आपके आने से तो हमारे होटल की रौनक बढ़ गई है। पता चला है कि तुम्हारे होटल में खाना खाने आए लोग गायब हो रहे हैं। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता और स्वादिष्ट होता है, इसलिए आसपास के होटल वालों की बिक्री बंद हो गई है, तो उन्हीं लोगों ने अफवाह उड़ा दी है। जी सर, यहाँ ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिससे ये पता चले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, मैं इस पर नजर रखूंगा सर। जय हिंद सर। सुबह से शाम हो गई, आज एक भी ग्राहक नहीं आया है। जी बॉस। रघु, ये क्या चल रहा है? एक हफ्ता हो गया और अभी तक एक ग्राहक नहीं आया। बॉस, लोग डर गए हैं और पुलिस का भी आना हो गया, तो गांव के लोगों ने आना बंद कर दिया है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना रघु। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे काम का नुकसान होगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बॉस, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। यही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए और हमारे काम के लिए भी। अब से 50 रुपए में नहीं, बल्कि 20 रुपए में भरपेट भोजन कीजिए, सस्ता भी स्वादिष्ट भी। आइए आइए, 20 रुपए में भरपेट भोजन कीजिए। चलिए भाई साहब, खाना खा लीजिए, कुछ चाय पानी कर लीजिए, ज्यादा नहीं, बस 20 रुपए में। अरे नहीं भाई, तुम्हारे खाने के चक्कर में मुझे कुछ हो गया तो? नहीं भाई, मुझे माफ करो, मुझे नहीं खाना तुम्हारे होटल का खाना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आइए तो सही, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। अरे भाई, भूख नहीं है मुझे, जाने दो। भूख नहीं है तो क्या हुआ, चलकर एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी पी लीजिए। भैया, मेरा नाम भोला है, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो मैं अपनी भूख मिटा लूं। अरे आप सही जगह आए हैं, हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। पर भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आखिर जरूरत पड़ने पर इंसान ही इंसान के काम ना आए तो वो इंसान ही कैसा। भैया, आप बड़े दयालु हैं। अरे ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, यहीं पास में मेरा होटल है, वहाँ का खाना खाकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। अरे इधर उधर क्या देख रहा है, चल तू भी खड़ा हो जा और काम पर लग जा। ये सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा है? तुम यहाँ पर हमारे लिए काम करोगे ताकि हमें और सोना मिल सके। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे सर, आप, अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं, खाना खाने आया हूँ तुम्हारे होटल का। सर, होटल तो बंद हो चुका है, फिर भी देखता हूँ कुछ हो आपके लिए तो। सर, ये दाल रोटी ही बची है, आप इसी से काम चलाइए। ये आवाज कैसी है? सर, वो होटल का इंटीरियर ठीक करा रहा हूँ।
अगर तू काम करने से मना करेगा तो तेरा हाल इससे भी बुरा होगा। क्यों जिद कर रहा है? यही तेरी नियति है। अच्छा, तो ये काम हो रहा है होटल की आड़ में, हाँ? तुम यहाँ कैसे आए? जहाँ मुजरिम होते हैं वहाँ हम जैसे पुलिस ऑफिसर पहुँच ही जाते हैं। खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर मासूम लोगों को यहाँ लाते हो गैर कानूनी काम करवाने के लिए। अब तू हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है, तो अब तुझे मरना पड़ेगा। नहीं रघु, इसे भी काम पर लगाओ ताकि इसे देखकर बाकी लोग भी समझ जाएं कि यहाँ मेरे काम को कोई मना नहीं कर सकता है। ये वर्दी लोगों की हिफाजत के लिए पहनी है, तेरी गुलामी करने के लिए नहीं। छोड़ दो उसे, वरना तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। रघु, पहले इस इंस्पेक्टर को ठिकाने लगा, उसके बाद इस कमीने को। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैं आज से सारे गलत काम छोड़ दूंगा और इन लोगों को भी आजाद कर दूंगा। छोड़ दो मुझे। मरना तो तुझे होगा, क्योंकि मैं तुझे मारने ही आया हूँ। रुक जाओ, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर इसे छोड़ दीजिए। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। इस माल्या ने इसी कानून की धज्जियां उड़ाई थी आज से 3 साल पहले। मैं इसी भीमापुर गांव का थाना इंचार्ज था, इंस्पेक्टर भोला सिंह। एक दिन इन लोगों ने खाने में नींद की गोली मिलाकर मुझे और मेरे साथियों को थाने में जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि मेरे पास इस माल्या के खिलाफ सबूत था। आप एक पुलिस वाले होकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कभी कभी इन जैसे मुजरिमों को सजा देने के लिए कानून के दायरे से हटकर कानून को हाथ में लेना ही पड़ता है। डरो मत, अब तुम सब आजाद हो। माँ, मैं कोचिंग क्लास के लिए जा रही हूँ। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो जाने मन? इस गुड्डू को भी साथ ले चलो जहाँ जा रही हो। देखिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे कोचिंग के लिए देर हो रही है। अरे बाप रे, कोचिंग के लिए देर हो रही है तुम्हें? तो आओ, जल्दी बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ कोचिंग सेंटर, लेकिन अपनी कोचिंग की गुटरगू करने के बाद। देखिए भाई साहब, प्लीज ये सब मत कीजिए। भाई साहब, ये गुड्डू और रंजितवा, देखो तो क्या बोली ये? भाई बोली हमको। ये पतली कमर, यहाँ तेरा कोई भैया नहीं, सभी सैया है, सैया, समझी? चल बैठ पीछे, हम छोड़ देंगे तुझे। छोड़ो मेरा हाथ, वरना शोर मचा दूंगी मैं। शोर मचाने का शौक है तो मचा लो शोर। जो भी बचाने आएगा कसम से जान से जाएगा। आज भाइयों का मन बोटी खाने का है, छोड़ने का नहीं। अरे जान, कम से कम ये तो बताती जाओ कि कोचिंग से वापस कब आओगी?
आज ही छाता नहीं लाई और आज ही बारिश होने लगी। घर पहुंच जाती फिर आ जाती तो क्या हो जाता इसका। शुक्र है बारिश रुक गई। हे भगवान, अगर वो तीनों आवारा लड़के फिर आ गए तो। नहीं, कुछ भी उल्टा सुल्टा मत सोच माही। वो नहीं मिलेंगे मुझे, नहीं मिलेंगे। कहा था तुझसे, आज बोटी खाने का मन है। खाए बिना हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे जाने मन, घबराती क्यों हो? अगर तुम प्यार से साथ दे दोगी तो कसम से तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आने देंगे। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ है। सही कह रहा है ये पतली कमर। बारिश के मौसम में और दारू पीने के बाद एक बार सच का देवता झूठ बोल सकता होगा, पर हम तीनों झूठ नहीं बोलेंगे। चल आजा, बैठ पीछे। ए, रुक, पकड़ो उसे। अरे लगता है भाग गई। शिट यार, ऐसे कैसे भाग सकती है वो? भाग ले जहां तक भागना चाहती है। आज तू हमसे नहीं बचने वाली। ए टोनिया, क्या कहता है तू इसे? अरे पतली कमर, ये पतली कमर, रुक जा रे। मेरा नाम मधु है, मधु बाला। मेरा नाम माही है। माही, ये लोग कौन है? और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? ये लोग बहुत गंदे हैं दीदी, मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं। प्लीज यहाँ से निकालिए मुझे। इन लोगों ने मुझे देख लिया तो आपके साथ भी गलत कर जाएंगे। माही, कमजोर को हर कोई दबाता है। तुम इनसे जितना डरोगी ये तुम्हें उतना ही डराएंगे। अगर इनसे जीतना है तो इनका सामना करना होगा। चलो मेरे साथ। नहीं दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? पागलपन होगा ये पागलपन नहीं, जंग की शुरुआत है, बदलाव का आरंभ है। अगर आज इनका सामना नहीं किया ना माही, तो कल और भी लड़कियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ एक डर की वजह से। आज इस डर को कुचलना ही होगा माही। उठो। अरे भाई, ये तो 1 से 2 हो गई। ए पतली कमर, अगर हमें पहले पता होता कि लुका छिपी के इस खेल में एक पर एक फ्री है तो बेकार में हम इतना स्ट्रेस नहीं लेते ना। खैर कोई नहीं, आ जाओ, खूब मजा करेंगे। ज्यादा हंसो मत, क्योंकि जितना हंसोगे उतना ही दर्द होगा तुम्हें। अरे वाह, तुम तो रानी लक्ष्मीबाई निकली। मजा आएगा तेरे साथ। बहादुर लड़की को छटपटाती हुई देखकर अलग ही मजा आता है। अरे भैया, तो हम कब बुड़बक हैं? हमें भी मजा आता है भाई। पकड़ो इन्हें। नहीं, मुझे कुछ मत करना। प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बीमार माँ अकेली है घर में, मेरे सिवाय उनका और कोई भी नहीं है। जाने दो मुझे, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के आगे, मुझे जाने दो। चुप कर, हम तेरे टीचर नहीं हैं जो तेरे मुश्किल सवाल का हल बता देंगे। प्लीज मुझे जाने दो। अरे जाने देंगे, लेकिन हमारी भूख मिटने के बाद। नहीं, प्लीज कुछ मत करो, जाने दो। दीदी, मैंने कहा ना कि यहाँ से निकल चलो। देखो अब क्या होने जा रहा है हमारे साथ। बोलने से मुश्किल आसान नहीं होती दीदी, करने से होती है। वही तो मैं कह रही हूँ माही, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, सामना करने से होता है। चुप कर, बहुत हो गया मजाक। टोनी, गुड्डू, लिटाओ इन्हें नीचे। अभी भी कह रही हूँ, छोड़ दो इसे, वरना बहुत बुरा होगा। बहुत बोलती है तू।
लगता है तुझे ही सबसे पहले सबक सिखाना होगा। छोड़ दो। यही तो माही भी कह रही थी तुम्हें, छोड़ दो मुझे, जाने दो, घर पे मेरी माँ अकेली है। मैंने भी कहा था जाने दो हमें, मगर तुम दरिंदों ने एक नहीं सुनी मेरी। आओ मजे लो अब हमसे, जो करना है कर लो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, जाने दो हमें प्लीज। आज के बाद हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, सबको माँ बहन समझेंगे, प्लीज जाने दो। हाँ दीदी प्लीज छोड़ दो, जाने दो हमें। जाने का मौका तो दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने ही नहीं माना। तुम्हें पता है, जब तक जिंदा थी तब तक मैं भी माही के जैसी भोली भाली लड़की थी, डरती थी तुम जैसे दरिंदों से। मेरे इस डर की वजह से एक लड़के ने मुझे अपना शिकार बना लिया, और फिर पकड़े जाने के डर से उस दरिंदे ने मुझे जान से मार दिया। तब से मैं रोज रात इन सुनसान सड़कों पे घूमती हूँ, तुम जैसे दरिंदों से माही जैसी मासूम लड़कियों को बचाने के लिए। यहाँ अब माफी नहीं, सिर्फ मौत है। माही, मैंने मरने के बाद डर को जीता है, तुम ऐसा मत करना। इन बुरे लोगों का सामना करो, युद्ध करो इनसे। वध करना पड़े तो वध भी करो, पर डरो मत। चलती हूँ। मैं वादा करती हूँ मधुबाला दीदी, आज के बाद मुझे कोई डरा नहीं पाएगा, जो डराएगा वो मारा जाएगा। जैसे जैसे युग बदलते गए, इंसान की जरूरतें भी बदलती गई। पहले इंसान सिर्फ खा पी कर खुश रहता था, पर अब उसे दूसरे सुख भी चाहिए जिसकी उसे ज्यादा जरूरत नहीं है। पर अब इन सुखों की परिभाषा भी बदल चुकी है। अब इंसान जानवर की तरह बनता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि उससे भी बदतर, क्योंकि किस इंसान को आज के जमाने में किस चीज की आदत लग जाए ये कोई नहीं बता सकता। एक रात कुछ लोग एक औरत की लाश को कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए लेकर आए थे। कब्रिस्तान में काम करने वाले नसीर ने हमेशा की तरह एक गड्ढा खोदा और उसमें उस औरत को दफन कर दिया। लाश को दफन करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। नसीर भी पास में ही एक कुटिया में रहता था। उसने भी अपना काम पूरा किया और अपने घर चला गया। नसीर अपने घर में अकेला रहता था। उसके ऐसे काम के कारण अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका परिवार भी उससे अलग रहता था। 2 दिन बाद फिर से एक आदमी की लाश लेकर कुछ लोग आए। जब नसीर गड्ढा खोद रहा था तभी एक आदमी की नजर पास के कब्र पर पड़ी जहां 2 दिन पहले उसकी बीवी को दफनाया था। अरे, इस कब्र को क्या हुआ? ऐसा लगता है किसी ने यहाँ फिर से खुदाई की थी। नसीर सुनो, वो होने के बाद इसे भी वापस खोदना है। छोड़ दीजिए ना साहब, क्यों मरे हुए इंसान को तकलीफ देते हो? किसी जानवर का काम होगा। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, चलो जल्दी। उस आदमी की लाश को दफन करने के बाद नसीर ने उस आदमी की बीवी की कब्र फिर से खोदनी शुरू की।
कब्र पूरी तरह खोदने के बाद सारे लोग डर गए। किसी को जरा भी समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि अंदर से उस औरत की लाश गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले ही तो उसे यहाँ गाड़ा था, फिर कहाँ गई उसकी लाश? नसीर, लाश कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं भी 2 दिन बाद ही आया हूँ यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लाश को चुराया हो? पर कोई लाश क्यों चुराएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो सकता है? हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। हम घर चलकर सोचते हैं कि क्या करना है, तब तक तुम घर चलो। नसीर, इसे वापस ढक दो और ध्यान रखो। सब लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद एक बुढ़िया की मौत हो गई। सारे लोग जमा हो गए। मैं तो कहता हूँ कि हमें इन्हीं घर के पास या फिर खेतों में दफनाना चाहिए। कब्रिस्तान से लाशें चोरी हो रही हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, पर घर के पास दफनाना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, खेतों की तरफ जो बंजर जमीन है उसमें दफनाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी नसीर को फोन करके वहां पहुंचने के लिए कहता हूँ। कुछ देर बाद सब लोग खेत में लाश को दफन करने वापस आ गए। चलो, कब्रिस्तान में न सही, पर वहाँ लाश सुरक्षित तो रहेगी। सही कहा तुमने। अब चलो। कुछ दिन बाद वो आदमी अपनी बीवी की कब्र देखने फिर आया, पर इस बार वो बगल वाली कब्र देखकर चौंक गया। इस आदमी की कब्र तो वैसी की वैसी ही है, तो फिर मेरी बीवी को क्या हुआ? वो इसी दुख में वापस आया तो उसने देखा कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या हुआ? आज फिर कोई मर गया क्या? नहीं, हमें किसी की नजर लग गई है। कुछ पता नहीं चल रहा, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हुआ क्या? हमने जिस बुढ़िया की लाश खेतों के पास दफनाई थी, वो अब वहाँ नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। हमने जहाँ रंगा के भाई को दफनाया था, वो जगह तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, और परसों हमने बाला के बाप को खेतों के पास दफनाया था, उसकी लाश भी सही सलामत है। इसका मतलब ये चोर सिर्फ औरतों की लाशों को चुराता है, लेकिन ये उनका क्या करता है, कहाँ रखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन बाद नसीर की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो दवाई लेने डॉक्टर के पास गया। बहुत दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है और खून की उल्टियां तो रुक ही नहीं रही। खाने में कुछ अलग खाया था? गरीब आदमी हो साहब, थोड़ी सी रोटी खाकर सो जाता हूँ। डॉक्टर ने नसीर को अच्छी तरह से देखा और सारे टेस्ट किए। देखो नसीर, अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। मुझे भी ठीक से अंदाजा नहीं है कि तुम्हें असल में क्या हुआ है, पर हाँ, एक बात है। डॉक्टर कहते कहते अचानक रुक गए। नसीर डर गया। क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ? आप साफ साफ बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, बस 1 या 2 हफ्ता। लेकिन ये कौन सी बीमारी है और मुझे कैसे हो गई? इसका पता तो टेस्ट के बाद ही चलेगा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है साहब। कुछ दिन बाद रात के समय जब डॉक्टर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने कब्रिस्तान से कुछ आवाज सुनी। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कोई आदमी कब्र खोदकर लाश को अपने कंधे पर डालकर ले जा रहा है। लगता है ये वही लाश चोर है। ये अच्छा मौका है, आज इसे पकड़ना ही होगा। डॉक्टर भागता हुआ कब्रिस्तान में गया, पर जब तक वो उस चोर तक पहुंचता, वो चोर वहां से लाश लेकर भाग चुका था। डॉक्टर ने पूरे कब्रिस्तान में घूम कर देखा, पर उसे वो चोर कहीं नजर नहीं आया। डॉक्टर निराश होकर कब्रिस्तान से बाहर आने लगा। तभी उसकी नजर नसीर की कुटिया पर पड़ी। अंदर रोशनी थी। ये नसीर अब तक सोया नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है।
चलो अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। वैसे भी बीमार है बेचारा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के पास पहुंचा उसे तेज बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी भयानक थी कि डॉक्टर को चक्कर आने लगे और वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ा। ये बदबू किस चीज की है? पता नहीं ये नसीर इस बदबू में कैसे रहता है। इसी की वजह से बीमार पड़ा होगा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के अंदर आया, डर के मारे उसके पैर सुन्न पड़ गए। उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकली। डॉक्टर को अब पूरी बात समझ में आ गई। एक तो उसे बदबू सहन नहीं हो रही थी और दूसरी बात वो बहुत डर गया था। वो वैसे ही लोगों के पास पहुंचा। वो सब लाशें नसीर ने ही चुराई थी। मैं अभी अभी उसके घर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लाशें अधनंगी हालत में पड़ी थी और इससे भयानक बात यह है कि वो लाशों को चुराकर उनके साथ सेक्स करता था और इसी वजह से उसे नेक्रोफिलिया नाम की खतरनाक बीमारी हुई जिससे अब वो मरने वाला है। नसीर की सच्चाई जानने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर उसी की कुटिया में मरते दम तक कैद किया और सारी लाशों को आदरपूर्वक फिर से दफना दिया।